नमस्कार दोस्तों। शुभ संध्या के साथ मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त अरविंद कुमार। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं संस्मरण, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के इलाकों में पहले के ज़माने में जो रस्म रिवाज था, खास तौर पे शादी विवाह को लेकर जो सामाजिक एकजुटता थी, उसी को आधार बनाकर लिखा हुआ लेख तैयार किया है आपका ही दोस्त अरविंद कुमार, भरगामा अररिया। और वाचन भी आप ही का दोस्त अरविंद कुमार जी का है। तो आइए सुनते हैं संस्मरण, वो भी क्या दिन थे। वो भी क्या दिन थे जब बेटी का विवाह पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी। कार्तिक अगहन में धान कटने के बाद खेत खाली हो जाता था तो खम्हार पर अनाज का ढेर जमा होने लगता था। लार पुआर की टाल लगा दी जाती थी। छोटे बच्चे उसमें घुसकर खोपड़ी बनाते और खूब मजे करते थे। घर में अनाज उपलब्ध होने के कारण भगैत, मुंडन, घर देखिया का दौर शुरू हो जाता था। अगुआ घर देखिया और शादी में अहम भूमिका निभाते थे। शादी तय होने पर लड़की के पिता के द्वारा टोले की बैठकी बुलाई जाती थी, जिसमें टोले वाले को यह सूचना दी जाती थी कि अमुक दिन मेरी लड़की की शादी है। बेटी तो 10 की होती है पंच भगवान, मेरी लड़की की शादी संपन्न करवाई जाए। फिर क्या था, आर्थिक दुर्बलता के बावजूद भी पूरा टोला एक हो जाता था। मरवा बनाने से लेकर लड़की की विदाई तक पूरा टोला एक पैर पर खड़ा रहता था। फिर निर्धारित दिन से एक रोज पहले टोले से किसी के यहाँ से डेकची, किसी के यहाँ से लोहिया, करछुल, तो किसी के यहाँ से बट्टा, चौकी, बेंच लड़की के दरवाजे पर जमा किया जाता था। तिरपाल टांगी जाती थी। बाराती के ठहरने के लिए जनवासा बनाया जाता था, जिसका छपड़ी ठाठ का या टीना का होता था, जहां नीचे लार पुआर तथा उसके ऊपर कसाल की तराई बिछाई जाती थी। उस पर जाजिम दिया जाता था। बारात आने का इंतजार सिर्फ लड़की के पिता को ही नहीं, पूरे गांव को होता था। उस वक्त गरीबी के बावजूद भी लड़की का पिता अपने को कमजोर महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उसके साथ उस वक्त पूरा गांव खड़ा रहता था। कर कुटुंब, रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए पीली सुपारी भेजी जाती थी। जिस रिश्तेदारों को न्योता मिलता, वो अपने तरफ से चावल, मुढ़ी, चूरा, कदीमा, आलू और लाठी में टांगकर छोटका डेकची से एक डेकची दही लाना नहीं भूलते थे। उनका मानना था कि मेरे इस छोटे से सहयोग से लड़की के पिता का आर्थिक भार कम हो जाएगा, और होता भी था। शारदा सिन्हा जी के ब्याह गीत के साथ बारात पैदल, बैलगाड़ी
या फिर ट्रैक्टर से आते थे। बारात के साथ नाच पार्टी का आना जरूरी था, जो रात भर टोले के लोगों का मनोरंजन करते थे। उस वक्त रोशनी के लिए किरासन वाला लाइट तथा मेंटल का काफी महत्व था। इसके अलावा कभी-कभी जनरेटर का भी व्यवस्था हो जाता था। बांस में टंगे बैटरी वाला स्पीकर के माइक में गीत गाने के लिए गिटार की टीम पहले से ही टोले में नामित होती थी। मेरे यहाँ मनोरमा दाय गिटार मंडली की हेड थी, जो बारात के दरवाजे लगते ही गाली-युक्त गीत से उनका स्वागत करती थी। चोखिले गाली-युक्त गीत सुनकर बाराती मंद-मंद मुस्कुराते रहते थे। सारी रात विधि-विधान का दौर चलता रहता था। हलवाई का काम फ्री में टोले के कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता था, जिसकी भूमिका पहले से ही तय होती थी। उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो तय समय पर खुद ही भोजन बनाने का मोर्चा संभाल लेते थे, जिसमें मेरे यहाँ लक्ष्मीदास, सुखदेव दास, इकराहावाला, बेचना, विलक्षण सरीखे लोग हमारे टोले में भोज बनाने के लिए बरसों से नामित थे। भोज खाने के लिए केला का पत्ता का इस्तेमाल होता था, जिसे दिन में ही काटकर ओसरा पर जमा कर दिया जाता था। सुबह में नाश्ते में मुरही, चूरा, चना, आम आदि की चटनी प्रमुख होती थी। फिर दिन भर बाराती का घूमना फिरना, ताश खेलना लगा रहता था। बारात में आई बैल टोले का किसी का भी खेसारी चर ले, टोले के लोग बाराती को मेहमान समझकर कुछ नहीं कहते थे। बाराती के द्वारा थोड़ा ऊंच नीच होने पर टोले के देवन हजरा हंसते हुए कहते थे, अधुर, हटा छोड़, बाराती तो लुच्चा है छे न। दोपहर का वक्त होता तो कुछ बाराती नदी या नहर में स्नान करने चले जाते, तो कुछ दरवाजे पर नहाते थे। बाराती को कल नहीं चलाना पड़ता था। कल चलाने के लिए टोले के छोटे बच्चे प्रतिनियुक्त किए जाते थे। फिर दिन में बारातियों का भोजन करवाया जाता था। कुछ बाराती जो दूल्हे के खास होते, उन्हें मरवा पर खिलाया जाता था। सीमांचल की परंपरा के मुताबिक मरवा पर खाने वाले बारातियों के ऊपर समधिनी के तरफ से रंग डाला जाता था। रात से लेकर सुबह और फिर दोपहर के भोजन को परोसने की जिम्मेदारी टोले के नौजवानों पर होती थी। उस वक्त टोले के नौजवानों के बीच एक आंतरिक कंपटीशन होता था कि कौन कितना खटता है। बाराती के खाने के बाद ही टोले के लोग भोजन करते थे। फिर जब विदाई की घड़ी आती थी, तो लड़की की रोने की आवाज सुनकर सखी सहेलियां, चाचा मामा के साथ टोले के लोग भी रो पड़ते थे। विदा होती बेटी के लिए पूरा गांव ही उसका अपना परिवार होता था। वह दिल खोलकर अपने नैहर को दुआ देती जाती थी कि मेरा नैहर हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहे। अंत में महिलाओं के द्वारा विदा होती बेटी को पानी पिलाई जाती थी, जिसका मतलब नैहर की मर्यादा को बरकरार रखने का एहसास दिलाना होता था। हमारे कोसी सीमांचल की परंपरा अद्भुत रही है। आज आर्थिक रूप से संपन्न समाज, धन दौलत, तरक्की
आगे बढ़ने की होड़ के चक्कर में टोला समाज, दियाद बाद, परिवार से कटते जा रहे हैं। आज दहेज के बोझ तले दबा पिता टुकुर टुकुर समाज की तरफ देख रहा है, मगर अब केटरर का जमाना आ गया है। अब लड़की का पिता अकेला हो गया है। वह डर के साए में बेटी को विदा कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगमा के द्वारा लिखित संस्मरण वो भी क्या दिन थे। इस एपिसोड का वाचन भी अरविंद कुमार भरगमा के द्वारा ही किया गया था। वाचन कैसी लगी, संस्मरण कैसा लगा, अपना विचार जरूर दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपकी सेवा में इसी तरह का और भी साहित्यिक तथ्य लेकर आता रहूं और आपका साहित्यिक मनोरंजन करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।